नमस्कार, स्वागत है आपका हमारा उत्तर प्रदेश के बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले नजर डालेंगे सुर्खियों पर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस वार्ता। कृषि सुधार विधेयक को लेकर दी जानकारी। विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम। उत्तराखंड सरकार और संगठन की अहम बैठक। प्रभारी मंत्रियों को दिए गए दिशा निर्देश। स्वरोजगार के प्रति प्रोत्साहित करने को भी कहा गया। देहरादून हाथरस कांड पर विपक्ष ने घेराबंदी तेज की। उत्तराखंड कांग्रेस के आह्वान पर प्रदेश में सत्याग्रह शुरू। अनलॉक 4.0 में मिली छूट तो केदारनाथ पहुंचे रिकॉर्ड यात्री। धाम में कपाटोद्घाटन जैसा माहौल। पिथौरागढ़ में फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत। नेहरू युवा केंद्र ने चलाया फिट इंडिया कार्यक्रम। युवाओं ने बढ़ चढ़ कर लिया हिस्सा। उत्तराखंड में संक्रमितों का आंकड़ा 50,000 के पार। 24 घंटे में 12 मरीजों की मौत, 503 संक्रमित मिले। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उत्तरकाशी से बड़ी खबर से। बता दें कि उत्तरकाशी से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। यमुना घाटी के सबसे बड़े अस्पताल में मशीनें ही नहीं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू कक्ष भी शोपीस बना हुआ है। बड़कोट में आज तक नहीं है अल्ट्रासाउंड की कोई भी सुविधा। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हैं। आखिर कब तक होगा लोगों का इंतजार खत्म? कई बार स्थानीय लोगों ने आवाज उठाई है, अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग की है। सरकार और स्थानीय विधायक से कई बार शिकायत की जा चुकी है और शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। स्थानीय लोगों का कहना है कि समाधान ना हुआ तो आंदोलन किया जाएगा। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि नहीं दे रहे हैं सो कोई भी ध्यान। जन सुविधा को देखते हुए नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा ने लिखा पत्र। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर मांग की है। बता दें कि करीब 60 गांव से अधिक की आबादी यहां से जुड़ी है। दयाराम सिंह रावत रमाल्टा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये मामला है, जहां पर मशीनों की सुविधा उपलब्ध नहीं है और जन सुविधा को देखते हुए नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा ने पत्र लिखा है। अनुपमा रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है। बता दें कि करीब 60 गांव से अधिक की आबादी यहां से जुड़ी हुई है और यहां पर अल्ट्रासाउंड की मशीन नहीं है। आईसीयू भी सिर्फ शोपीस बनकर रह गए हैं। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर यमुना घाटी के सबसे बड़े अस्पताल में मशीनें ही नहीं हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में आईसीयू कक्ष भी शोपीस बने हुए हैं। बड़कोट में नहीं है आज तक अल्ट्रासाउंड की कोई भी सुविधा। राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी रोटियां सेकने में लगी हुई हैं। आखिर कब तक होगा लोगों का इंतजार खत्म? कई बार स्थानीय लोगों ने उठाई अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग। सरकार और स्थानीय विधायक से कई बार इसकी शिकायत की जा चुकी है। शिकायत के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है समाधान नहीं हुआ तो आंदोलन भी किया जाएगा। सरकार और स्थानीय जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है। शहर के सबसे बड़े अस्पताल में आईसीयू भी सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है और जन सुविधा को देखते हुए नगरपालिका परिषद की अध्यक्षा ने मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को पत्र लिखा है। अनुपमा रावत ने पत्र लिखकर मशीनों की मांग की है। बता दें कि इस अस्पताल से करीब 60 गांव से अधिक की आबादी यहां से जुड़ी हुई। और इसी खबर पर हमारे साथ सुरेंद्र रावत, सदस्य दिव्यांग बोर्ड जी जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका के न्यूज में सुरेंद्र जी। जी धन्यवाद जी आप सबका। सुरेंद्र जी, एक बड़ी बात यह है कि जो उत्तरकाशी में सबसे बड़ा यमुना घाटी का अस्पताल है, वहां पर मशीनों की सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। उससे लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लगातार जो वहां के स्थानीय लोग हैं वो मांग कर चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाई है। आपका क्या कहना है? जी ये बहुत बड़ी समस्या है यमुना घाटी के लिए। यमुना घाटी का मुख्य बिंदु जो बड़कोट है,
जी यहाँ पर इतना बड़ा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाया गया है, इसमें बिल्डिंगें बनी है, सब कुछ बनी है, लेकिन मशीनों के नाम पर ये अस्पताल खोखला है। यहाँ पर जितने भी लोग बीमार होते हैं वो सारे जो है यहाँ से देहरादून के लिए जाते हैं अल्ट्रासाउंड के बहाने और आधे रास्ते में दम तोड़ देते हैं। जी तो मैं निवेदन करना चाहता हूँ जनप्रतिनिधि और प्रशासन से कि बड़कोट मुख्य बिंदु होने के कारण यहाँ पर जो है अल्ट्रासाउंड की अविलंब व्यवस्था किया जाए, ताकि यहाँ के जितने भी स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं वो देहरादून में भटकना पड़े। जी दूसरी प्रमुख बात मैडम मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे आईसीयू का बेड भी खुला है। जी सुरेंद्र जी, आके न्यूज से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी खबर आपको उत्तरकाशी से बता रहे हैं, जहां पर यमुना घाटी का सबसे बड़ा अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और मशीनों की सुविधाओं से वंचित है। अल्ट्रासाउंड मशीन नहीं है, आईसीयू जो है वो शोपीस बनकर रह गए हैं। कई बार शिकायत की जा चुकी है, लेकिन अभी तक वहां पर व्यवस्था नहीं की गई। 60 गांव जुड़े हुए हैं इस अस्पताल से, लेकिन अभी तक कोई भी सुविधा यहां पर मुहैया नहीं कराई गई है, जिससे लोगों को परेशानी हो रही है। और लोगों ने भी साफ तौर पर कह दिया है कि यदि अब मांगे नहीं मानी गई या अब मशीनें नहीं आई तो हम आंदोलन करेंगे। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक की प्रेस वार्ता देहरादून सचिवालय स्थित मीडिया सेंटर में हुई, जहां पर कृषि सुधार विधेयक को लेकर जानकारी दी। कृषि सुधार विधेयक मोदी सरकार का ऐतिहासिक कदम बताते हुए विपक्ष पर भी हमला बोला। डॉक्टर निशंक ने कहा कि कांग्रेस ने अब तक कृषि सुधार विधेयक पर किसानों को बहकाने का काम किया है। कांग्रेस ने किसानों को कानूनों के नाम पर किसानों को जकड़ रखा है। आज तक तो कांग्रेस ने किसान हित में कुछ किया नहीं। कोई भी फैसला किसानों के सुधार को लेकर कांग्रेस के पास एक भी उदाहरण नहीं है। लाभदायक मूल्यों पर करने से संबंधित चयन की सुविधा का भी लाभ ले सकेगा। देश में प्रतिस्पर्धी डिजिटल व्यापार के माध्यम से वो काम कर सकेगा और पारदर्शिता से भी काम कर सकेगा। तो किसानों को जो लाभकारी मूल्य प्राप्त करने का जो उद्देश्य में उसकी आय में सुधार करने का जो ये विधेयक है, ये तो आमूलचूल परिवर्तन करेगा किसानों की आय को बढ़ाने की दिशा में। और जो दूसरा विधेयक है, इसी के साथ साथ जो कृषि सशक्तिकरण व संरक्षण, कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 है, उसमें भी एक के बाद एक ऐसे महत्वपूर्ण निर्णय लिए थे। ये अपने चुनाव के घोषणा पत्र में कांग्रेस ने कहा कि वो ये काम करेगी। यदि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में आप देखेंगे तो कहती है ये काम करेगी, और जब भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में ये काम करती है तो लोगों को गुमराह करते हैं। ये विधेयक 2020 का कहता है, ये कृषक और कृषि सेवा कर करार विधेयक ये कहता है कि रिसर्च और डेवलपमेंट को पूरी ताकत के साथ आगे बढ़ाया जाएगा। अरे जब तक शोध नहीं होगा, अनुसंधान नहीं होगा, तब तक कैसे करके हमारी बढ़ोतरी हो सकती है। उच्च और आधुनिक एसडीएम विनोद कुमार ने होटल व्यवसायियों के साथ बैठकर सरकार द्वारा जारी अनलॉक 5 की गाइडलाइन में दिए गए दिशा निर्देशों से अवगत कराते हुए सभी होटल व्यवसायियों को होटलों में आने वाले पर्यटकों से जरूरी दिशा निर्देश का पालन कराने को कहा है। एसडीएम विनोद कुमार ने बताया कि जिला प्रशासन द्वारा होटल एक कोऑर्डिनेशन कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसमें पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन और होटल व्यवसाय से जुड़े लोगों को सम्मिलित किया गया ताकि समस्याओं का समाधान किया जा सके। वहीं होटल एसोसिएशन के अध्यक्ष दिनेश शाह ने सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन का सराहनीय बताते हुए कहा कि होटलों में आने वाले पर्यटकों से सरकार द्वारा जारी गाइडलाइनों का पालन कराया जाएगा। आज की जो मीटिंग की जा रही है, आज से 5 दिन पहले हमने एक होटल एसोसिएशन के साथ मीटिंग की थी कि जो नई गाइडलाइन आई है उसके आधार पर जो टूरिस्ट के लिए जो छूट दी गई है उसके अनुसार क्या क्या प्रिकॉशंस लिए जाने हैं, उसको लेके हमने जो बात की थी, आज उसी की समीक्षा की गई है। और समीक्षा के दौरान ये बताया गया है कि हर होटल में ब्रोशर रखा जाएगा और ब्रोशर में ये सूचनाएँ दी जाएंगी पर्यटक को कि उसको क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या नहीं करनी है। और हमने अभी एसडीएम साहब से पुलिस प्रशासन से मीटिंग की हुई है और हमको जो खबर मिली थी कि कल काफ़ी ट्रैफिक डाइवर्ट किया गया है। उनको ये आश्वासन आज दिया गया है कि आइंदा ऐसी नौबत नहीं आ पाएगी
इसमें हमको ये इंक्लूड करने वाले हैं। देखिए, होटल एसोसिएशन ने अपनी तरफ से साफ कहा है कि जितने एसओपी गवर्नमेंट ने इश्यू किए हैं उनको सबको हम फॉलो करेंगे। तो हमें प्रिकॉशन पूरे नैनीताल में हर होटल वाले को प्रिकॉशन लेना है। हाथरस की घटना के बाद विपक्ष ने घेराबंदी तेज कर दी है। वहीं उत्तराखंड कांग्रेस ने केंद्रीय नेतृत्व के आह्वान पर प्रदेश में भी सत्याग्रह शुरू कर दिया है। इसके साथ ही कांग्रेस की आगामी रणनीति के संबंध में प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने जानकारी देते हुए बताया कि मोदी और योगी की शह पर देश में जहां भी भाजपा की सरकारें हैं वहां पर दलितों के साथ अन्याय किया जा रहा है, उनको दबाया जा रहा है, महिलाओं का उत्पीड़न किया जा रहा है, जिसका कांग्रेस विरोध करती है। दलितों व महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस को जो भी कीमत चुकानी पड़ेगी चुकाएंगे। साथ ही धस्माना ने बताया कि केंद्रीय नेतृत्व के निर्देश पर उत्तराखंड में भी 5 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में धरना प्रदर्शन कर सोई हुई सरकार को जगाने का काम किया जाएगा। जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 कभी आजादी के बाद से लेकर अब तक नहीं हुआ। हाथरस में जो घटना हुई वो एक सामान्य घटना नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि पुलिस ने उसको पूरी दबाने की सरकार के इशारे पर रफा दफा करने की कोशिश करी, और जब रफा दफा नहीं कर पाए, जब वो एक्सपोज हो गया तो पीड़ित परिवार से लोगों को मिलने नहीं दिया जा रहा। ऐसा पहली बार हुआ कि 164 का बयान लड़की का हो गया और 164 के बयान में उसने गैंगरेप की बात कही हो और पुलिस का एडीजी कह रहा हो कि रेप हुआ ही नहीं। पुलिस का एडीजी जो है वो कोई फॉरेंसिक एक्सपर्ट है क्या? वो मेडिकल एक्सपर्ट है जो ये कह रहा है कि रेप ही नहीं हुआ? इस तरह का बयान देना, अभी ट्रायल कहाँ हुआ? एक लड़की ने आरोप लगाया और लड़की मर गई, उसकी हत्या हो गई, और उसके बाद पुलिस जिस प्रकार से उसको बचाने में लगी है, पूरे अपराधियों को जिस प्रकार का संरक्षण प्राप्त है, ये देश में आज तक ऐसा उदाहरण नहीं मिला। खटीमा में मंडी समिति में 1 अक्टूबर से किसानों के धान की फसल को लेकर तौल सेंटर खुल गए हैं। बता दें कि किसानों को धान के माउचर को लेकर आ रही दिक्कत को लेकर प्रशासन ने किसानों की राइस मिलों के साथ एक बैठक की। इन दौरान किसान आयोग के प्रदेश उपाध्यक्ष राजपाल सिंह यादव मौजूद रहे। धान तोल सेंटरों में किसानों को आ रही व्यवस्थाओं को लेकर दर्जा मंत्री ने प्रशासन को निर्देश दिए। वहीं एसडीएम का कहना है कि खटीमा क्षेत्र में 57 धान तोल सेंटर खोले गए हैं। किसानों को परेशानी न हो, इसलिए जल्द ही आड़तियों के साथ आ रही तकनीकी दिक्कत को दूर किया जाएगा। देखिए, सरकारी जो हमारे कांटे हैं, जितने भी धान क्रय केंद्र हैं, 57 कांटे पूरे खटीमा में द्वारा लगे हुए हैं, तो वो 1 अक्टूबर से हमारे प्रारंभ हो चुके हैं और सभी कांटों पर व्यवस्थाएं पूरी हैं। तोल की किसान आ भी रहे हैं, तोल भी रहा है गेहूँ। इसके अतिरिक्त जो कच्चा आड़ती वाला इशू था, कच्चा आड़ती के माध्यम से जो धान खरीद हुई थी, उसको लेकर आज बैठक बुलाई गई थी, जिसमें हमारे सारे इश्यूज लगभग क्लियर किए गए किसानों और उनके बीच में। और इसमें भी कच्चा आड़तियों से FDR इत्यादि मांगी गई है, और जैसे ही उनको पासवर्ड ID उनको प्रोवाइड कर दिए जाते हैं तो कच्चा आड़ती के माध्यम से धान खरीदी का प्रारंभ हो जाएगी। इस बार ये बैठक में तय किया गया है कि जो ढेरी है, जो धान लाएगा किसान, उसकी ढेरी मंडी में लगेगी और इसमें मॉइस्चर उसका नाप कर उसके हिसाब से उसको मिल अलॉट करते हुए मिल वाले संबंधित को आवंटित किया जाएगा। नैनीताल में जिलाधिकारी सुमिन बंसल ने शनिवार को जिला कोषागार का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान कोषागार की सफाई व्यवस्थाओं के साथ ही सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई। बंसल ने लगभग 4 करोड़ रुपए के स्टाम्प पेज, लॉट्स एवं सिंगल व डबल तालक स्टॉक रजिस्टर, बहुमूल्य बस्ते, ट्रेजरी चेकबुक, सिंगल कोषागार प्रपत्र संख्या 385 आदि का गहनता से निरीक्षण एवं मिलान किया। बता दें कि मिलान करने में सभी दस्तावेज सही पाए गए। उन्होंने कोषागार की पंजिकाओं के अद्यतन पाए जाने पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने निरीक्षण के दौरान कर्मचारियों व अधिकारियों को महत्वपूर्ण दिशा निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान मुख्य कोषाधिकारी अनीता आर्या, कोषाधिकारी भूपेन्द्र सिंह बिष्ट, सहायक कोषाधिकारी मनोज शाह आदि मौजूद थे।
सितारगंज में नए कृषि कानून बिल को लेकर जगह जगह किसानों के धरने प्रदर्शन की खबरें आ रही हैं, तो वहीं सितारगंज के किसान और कांग्रेस पार्टी कार्यकर्ता भी लगातार इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे। अखिल भारतीय किसान सभा और भारतीय किसान यूनियन के तत्वाधान में किसानों ने इस कानून का विरोध करते हुए इसे वापस लेने की मांग के साथ ही उत्तराखंड सरकार को संबोधित 4 सूत्री मांग पत्र उपजिलाधिकारी को सौंपा है। किसानों के खेत में मौजूद धान की फसल की कटाई शुरू की गई, जिसके न्यूनतम समर्थन मूल्य को लेकर भी किसान अपनी चिंता व्यक्त करते दिखाई दे रहे हैं, जिसको लेकर किसानों ने 4 सूत्री मांग पत्र सरकार को भेजा है। प्रधानमंत्री मोदी जी इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। आज इस मामले को जो 3 अध्यादेश जो कानून बना रखा है, ये काला कानून है। वास्तव में अपनी जो जिम्मेदारी से अलग कर रहे हैं। मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, न्यूनतम समर्थन मूल्य की जिम्मेदारी हर सरकार की होनी चाहिए, आज उससे हट रही है। आज कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग और भंडारण की व्यवस्था न्यूनतम समर्थन मूल्य से अगर भाग रहे हैं, निश्चित तौर पर इन्हें कोई अधिकार नहीं सत्ता में रहने का। उन्होंने क्या नारा दिया था, अच्छे दिन आएंगे 2022 में, आपकी किसानी की दुनिया करेंगे। आज हमें अपने भुगतान के लिए लॉकडाउन के दौरान कोर्ट में जाके भुगतान, चाहे गेहूं का हो, गन्ने का, और ये हाल है सरकार के। तो हमारा स्पष्ट ये कहना है, जो भी इसमें धान तुलाई चली है, मैं अभी उन लोगों के सामने भी कहूंगा कि आप लोग सजग रहिए, किसान लोग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त से पूरे देश में फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की। युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा नेहरू युवा केंद्र ने पूरे देश में फिट इंडिया के माध्यम से लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए इस कार्यक्रम को चलाया। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ ने जिले के सभी विकास खंडों में 1.5 माह तक चलने के बाद चीन की सीमा से लगे मुनस्यारी में समापन किया। किस तरह से युवाओं ने प्रतिभाग किया, देखिए इस रिपोर्ट में। नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ ने फिट इंडिया कार्यक्रम को जिले के 8 विकासखंड के सभी गांव में चलाया। इसमें सैकड़ों युवाओं ने प्रतिभाग किया। इस कार्यक्रम में युवाओं को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने के लिए दौड़, खेलकूद, व्यायाम, योगाभ्यास, ट्रैकिंग के साथ सफाई अभियान भी चलाया। कार्यक्रम को लेकर युवाओं को काफी उत्साह देखने को मिला। प्रोग्राम रखे गए, हर विकास जितने भी युवा करते हैं उनको बताया गया कि हमें किस तरह से फिट रहना है। और इसको लास्ट चरण में हमने एक दिवसीय यहाँ पर ट्रैकिंग किया था, जो खलिया टॉप, जो कि समुद्र तल से 3570 मीटर की ऊंचाई पर है। वहाँ पर गया, हम सबको काफी अच्छा लगा। जितने भी युवा आए थे, जो पहली बार पहाड़ आ रहे थे, उनको काफी अच्छा लगा। फिट इंडिया के तहत 2 दर्जन युवाओं ने समुद्र तल से 3750 मीटर की ऊंचाई पर स्थित खलिया टॉप में पहुंचकर स्वस्थ होने का संदेश देने के साथ वहां पर सफाई और विभिन्न साहसिक कार्यक्रम, योगाभ्यास करने के साथ पर्यटकों को भी इस कार्यक्रम की जानकारी देने के साथ फिट इंडिया का समापन चीन से लगे सीमांत क्षेत्र मुनस्यारी में किया गया। कैंपेन चलाया जा रहा था, जिसमें विभिन्न फिटनेस रिलेटेड गतिविधियां पूरे विकासखंड में करवाई गई। एवं क्योंकि आज हमारा अंतिम दिवस है, इसमें हमने खलिया टॉप में 15 युवाओं के साथ एक 2 दिवसीय एडवेंचर कैंप करा, तथा हमने एक सफाई अभियान भी चलाया खलिया टॉप में, जो एक हमारे जो राष्ट्रपिता हैं महात्मा गांधी जी, उनको एक श्रद्धांजलि के रूप में हमने प्रेषित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस उद्देश्य के साथ फिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की थी, वो उद्देश्य नेहरू युवा केंद्र पिथौरागढ़ के युवाओं ने कर दिखाया। इस कार्यक्रम से जुड़े युवाओं में उत्साह देखकर देखने को मिलता है। वहीं इस कार्यक्रम में विभिन्न संगठनों ने सराहना भी की। के न्यूज इंडिया के लिए प्रदीप मेहरा की खास रिपोर्ट। कहते हैं ना कि अगर आदमी के अंदर जुनून के साथ परिश्रम और लगन हो तो वो किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता का द्वार जरूर खोल लेता है। जी हाँ, बढ़ती कोरोना काल में बेरोजगारी और रोजगार की समस्या के बीच ही युवाओं में किसानी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और कई युवा किसानी के क्षेत्र में किसानों की नई इबारत लिखने के लिए तैयार दिख रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। आत्मनिर्भर की ओर बढ़ता उत्तराखंड, किसानी के क्षेत्र में लिखी नई इबारत, दंपति की आत्मनिर्भर बनने को लेकर नई पहल, फूल, फल और सब्जियां उगाकर बने आत्मनिर्भर, दिन रात मेहनत कर खुद को बनाया आत्मनिर्भर।
कहते हैं ना कि अगर आदमी के अंदर जुनून के साथ परिश्रम और लगन हो तो वह किसी भी क्षेत्र में अपनी सफलता का द्वार जरूर खोल देते हैं। जी हां, बढ़ते कोरोना काल में बेरोजगारी और रोजगार की समस्या के बीच ही युवाओं में किसानी का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है और कई युवा किसानी के क्षेत्र में किसानों की नई इबारत लिखने को तैयार दिख रहे हैं। एक ऐसे ही नई इबारत लिखी है उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के कंसेरू गांव के उपेंद्र सिंह राणा और उनकी पत्नी धर्मदेई की, जिन्होंने इस कोरोना काल में भी मिसाल कायम की है। मूल रूप से बड़कोट के कंसेरू गांव के रहने वाले उपेंद्र सिंह राणा व उनकी पत्नी एक प्रतिष्ठित व्यवसायी हैं। यमुनोत्री मार्ग पर इनका एक होटल और एक लॉज भी है जो कोरोना काल में बंद है। वहीं एक पुत्र डॉक्टर है जिसका जीता जागता उदाहरण इन्होंने पेश किया। कि न्यूज इंडिया के संवाददाता ने गांव में जाकर इनसे मुलाकात की तो उन्होंने बताया कि बचपन से उपेंद्र सिंह राणा के पिता स्वर्गीय कमल सिंह राणा जी उन्हें खेती के लिए प्रेरित करते रहे हैं। आज उन्हीं के पद चिन्हों पर चलकर उन्होंने ये मुकाम पाया है। वहीं उन्होंने बताया कि इस खेती के काम में उनकी पत्नी धर्मदेई का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आपको बता दें कि जिला उत्तरकाशी के विकासखंड नौगांव के कंसेरू गांव के बागवान उपेंद्र सिंह राणा व उनकी पत्नी धर्मदेई ने बगीचे में कई तरह के फूल, फल और सब्जियां उगाई। इतना ही नहीं, उन्होंने इस कोरोना काल में इस प्रकार का काम कर आर्थिक स्थिति को और मजबूत कर लिया है। आपको बता दें कि उनका एक लड़का डॉक्टर है। इसके बावजूद उन्होंने आत्मनिर्भर बनने को लेकर एक नई पहल की है जो कि अपने आप में सराहनीय कार्य है। इनके इस प्रकार के कार्य से लोगों को जैसे बगीचे में फूल भी उगाए हैं। आपको बता दें कि फूलों को बाजार में ले जाकर इन्होंने अच्छा कार्य किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि पूजा करने के वक्त फूलों की आवश्यकता होती है, तो जनता को भी फूल खरीदने में खुशी महसूस होगी। इतना ही नहीं, उन्होंने अपने बगीचे में कई तरह के फूल, फल व सब्जियां उगाकर बाजारों में लाकर अच्छी सी आमदनी पाकर परिवार को आत्मनिर्भर बनाया। उत्तरकाशी से के न्यूज के लिए अनिल रावत की रिपोर्ट। इन दोनों डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है और जंगली जानवरों के साथ बंदर और आवारा पशु भी हैं। जहां किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया गया, तो वहीं आमजन भी इन जानवरों से बहुत परेशान है, जिसका संज्ञान पीएमओ ने लिया और कार्रवाई के निर्देश दिए। इन दिनों डोईवाला में जंगली जानवरों का आतंक जारी है। जंगली जानवरों के साथ बंदर और आवारा पशु हैं। जहां किसानों को खेती छोड़ने पर मजबूर कर दिया है, तो वहीं आमजन भी इन जानवरों से बहुत परेशान है। इस समस्या को लेकर रानी पोखरी के ग्राम प्रधान सुधीर रतूड़ी ने प्रधानमंत्री कार्यालय को चिट्ठी लिखी और समस्या से अवगत कराते हुए इसके निवारण की मांग की। पीएमओ कार्यालय ने चिट्ठी का संज्ञान लेते हुए तुरंत कार्रवाई के निर्देश उत्तराखंड सरकार और विभागीय सचिव वन विभाग को दिए हैं। सुधीर रतूड़ी के पास पीएमओ से रिटर्न में जवाब आया और बताया गया कि उनकी समस्या पर पीएमओ कार्यालय गंभीर है और कार्रवाई कर रहा है। सुधीर रतूड़ी की गांव क्षेत्र और नगर में प्रशंसा हो रही है, क्योंकि जंगली जानवरों के आतंक से किसानों के साथ ही आमजन को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस समस्या से लोग बिल्कुल बच्चों को भी काट रहे हैं, बुजुर्गों को भी काट रहे हैं, महिलाओं पे चिपट रहे हैं, खेती छोड़ दी, लोगों को नुकसान हो रहा है। बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। ऐसी आवारा पशुओं की वजह से भी रोज किसानों को बड़ी दिक्कतें हो रही थी। तो इस चीज पे लिखा था, तो उन्होंने इसको संज्ञान में लेते हुए माननीय प्रधानमंत्री जी ने स्टेट गवर्नमेंट सचिव को भी लिखा है और हमारे पास भी उसका पत्र आया कि इस पे जो है वन विभाग के डीएफओ के तरफ से भी मेरे पे फोन आया कि इस पे हम कार्रवाई करते हैं। तो हाँ, 1-2 दिन पिंजरे लगाए थे रेंजर साहब के माध्यम से, बरकोट रेंजर और थाना रेंजर के माध्यम से, और उन्होंने कहा था कि हमने टीम को बुला रखा है। बाहर से जो बंदर पकड़ने की बड़ी टीम आती है, बाहर से आगरा वगैरह से आती है भी, और वो जाल वगैरह के सिस्टम भी उनके पास, तो वो लोग आएंगे और कह रहे थे कि हम 15-20 दिन पे अभियान। संतुष्ट है कार्रवाई से? तो अभी उनके आश्वासन पे संतुष्ट है। डोईवाला मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत की विधानसभा है और ये विधानसभा ज्यादातर वन जंगल से घिरी हुई है, जिस कारण इस क्षेत्र में जंगली जानवर और बंदर बहुत बड़ी संख्या में है। हालांकि कई बार विभाग अपने स्तर से खेती और आमजन को बचाने के लिए करंट लगी फेसिंग वायर लगाने के साथ ही हाथियों की रोकथाम के लिए खाई खोदना और बंदर को पकड़ने के लिए पिंजरे तक लगा चुका है, लेकिन इसके बाद भी
जंगली जानवरों का खेती को नुकसान और आबादी वाले क्षेत्रों में आना लगातार जारी था। अब वन विभाग की तरफ से अधिकारियों ने बताया कि यहाँ पर काफी समस्या थी। विभाग के द्वारा कुड़ियाल गांव, रामनगर डांडा, सीरियों, भोपाल पानी में 12 किलोमीटर क्षेत्र में सोलर फेंसिंग का कार्य किया गया है। तब से हाथियों से लोगों को काफी राहत महसूस हो गई। उधर राज्य सरकार भी जंगली जानवरों से किसानों और आम लोगों को निजात दिलाने के लिए वन विभाग के साथ मिलकर कार्य योजना तैयार कर रही है और जल्द ही इसे मूर्त रूप देने का भी काम शुरू हो जाएगा, क्योंकि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत किसानों और आम जन को लेकर बहुत चिंतित हैं। राज्य मंत्री करण सिंह बोरा ने बताया। और अनेक क्षेत्रों का भ्रमण करने के दौरान पता चला कि लोग काफी परेशान थे जंगली जानवरों से, और विशेषकर थानो रेंज का जब हमने भ्रमण किया तो उस क्षेत्र में बंदरों की वजह से काफी लोग परेशान थे और जिनको बंदर पकड़ने का अभियान काफी तेजी से चल रहा है। और हाथी से जो लोगों को परेशानी हो रही थी उसके लिए ऊर्जा बाड़ लगाने का कार्यक्रम मैं समझता हूं कि लगभग पूरा हो चुका है थानो रेंज में, और माननीय मुख्यमंत्री जी की विधानसभा को आदर्श विधानसभा बनाने हेतु निरंतर सभी प्रयास तेजी से चल रहे हैं। पीएमओ के दखल के बाद राज्य सरकार और वन विभाग कार्रवाई की बात कर रहे हैं, लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि आखिर कब तक किसानों के साथ आम लोगों को जंगली जानवरों के आतंक से निजात मिल पाती है। डोईवाला से के न्यूज के लिए राजकुमार अग्रवाल की रिपोर्ट। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।